जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो जीके में जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया, इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं, है ना। उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। ये पूरा शुरू से जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और आज हम लोग उनमें से जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू के रूप में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू के रूप में जो प्रश्न बना है, इसमें लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1400 ईस्वी में, 1500 में, 1600 में और 1700 ईस्वी में, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1600 ईस्वी में इसकी क्या हुआ था, तो स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें जो बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से पूर्व से देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों के लिए एक अधिकार जो है पत्र प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ ने, है ना। कितने ईस्वी में? तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में जो है प्रदान किया था। ठीक है, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना ना, तो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां, लेकिन जब इसको हटा दिया गया तो कौन बना? तो सरफराज खां बना, सिराजुद्दौला बना, शुजाउद्दौला बना, उसके बाद मुर्शिद कुली खां, है ना। तो उसके बाद जो है जो बंगाल का नवाब बना उसका नाम क्या था? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खां के हटने के बाद। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि अलीवर्दी खां का जो शासनकाल था 1740 से सन 1756 ईस्वी तक था। बंगाल का नवाब था, लेकिन इसकी मृत्यु होने के बाद इसका दौहित्र सिराजुद्दौला जो है 1756 से सन 1797 ईस्वी तक क्या बनता है, तो ये बंगाल का नवाब बनता है ना, अलीवर्दी खां के बाद। ठीक है, आगे आगे वाली बात करेंगे तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष जो है भारत आया था? 1899 में, 1891 में, 1898 में, 1892 में, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय ही जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष मतलब भारत आया था, है ना। तो ये जो है सन 1899 ईस्वी में जो है भारत आया था और 1905 ईस्वी में जो इन्होंने क्या किया था, तो बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, देखिए इसमें लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में वर्ष 1899 ईस्वी में भारत आया था। वह लगभग 39 वर्ष की आयु में भारत का सबसे कम उम्र का वायसराय बना था। वह 1899 से सन 1905 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत का वायसराय रहा था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल के उपरांत इसने पदभार जो है क्या किया था, तो ग्रहण किया था। यानी किसके बाद ये आया था, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय उसमें मतलब वायसराय थे, तो जब ये हटे तो ये जो है वायसराय बनकर जो है भारत में आया था। ठीक है, 1899 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि चौथा जो हमारा प्रश्न बना है कि में अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि प्रणाली थोप दी गई थी। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है कब जो है अवध पर जो है सहायक संधि थोप दिया गया था? 1814 में, 1809 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1801 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया था, तो सहायक संधि को जो है थोप दिया था। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन से संधि जो है स्वीकार की गई थी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो इसको देखेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली जिसका जो कार्यकाल था सन 1798 से 1805 ईस्वी तक, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद ने ही सहायक संधि स्वीकारा था 1798 और 1800 में। उसके बाद मैसूर सन 1799, तंजौर सन 1799
अवध 1801, पेशवा 1802, उसके बाद बरार भोसले जो है 1800 ये जो है 3 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया था, तो ये क्या किया था, तो इसको स्वीकार थे। फिर ग्वालियर के बाद सिंधिया जो है 1804 ईस्वी में जो है ये सब सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य थे उस समय। कौन कौन थे, तो हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, उसके बाद पेशवा, बरार का भोसला, उसके बाद ग्वालियर का सिंधिया, ये सब जो है स्वीकार करने वाले संधि थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसके बेवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है बेवगत का सिद्धांत अपनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से राज्य थे। तो लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल जो 1848 से 1856 ईस्वी द्वारा बेवगत का सिद्धांत या इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प नीति का सूत्रपात किया था। डलहौजी के बेवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन है। फर्स्ट नंबर पे आता है सतारा जो 1848 में, उसका जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1854, उसके बाद नागपुर जो है 1854 ईस्वी में जो ये सब क्या किए थे, तो स्वीकार किए थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमारा आएगी निम्न में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कैनिंग, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विलियम बेंटिक के सहयोग से ही जो है जो सती प्रथा था उसको क्या किया गया था, तो गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन के द्वारा भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इनके साथ मिलकर जो है इन्होंने क्या किया था, तो उसको जो है खत्म किया था जो सती प्रथा हमारी थी। ठीक है, आगे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था। बंगाल सती विनियमन 1829 के नियमन 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू था, किंतु 1830 में यह कानून बम्बई के साथ साथ कहाँ का था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसको क्या कर दिया गया था, तो इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, सातवें प्रश्न की बात करेंगे तो भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया था, है ना। उसमें यही वायसराय था, 1899 में आया था भारत। बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 ईस्वी तक जो है रहा था, काल में 1905 में जो किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को की गई थी। 16 अक्टूबर को यह जो 1905 लागू हो गया था और 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया था, तो निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के समय। ठीक है ना, उसमें यही आया था। आगे खान बहादुर ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। कानपुर से, लखनऊ से, बरेली से और दिल्ली से, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसमें बरेली से जो है विद्रोह करने वाले नेता कौन थे, उनका नाम क्या था, खान बहादुर का। बाकी लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, कानपुर से जो है नाना साहब थे, दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर जो है ये सब वहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। 1857 के विद्रोह के अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, उनके नेतृत्व करता निम्न है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली से जो है दिल्ली से नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। कानपुर से जो है नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। ठीक है, और उसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली, है ना। आगे आगे वाली बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें आ रहा है 9वां प्रश्न जो बताया गया कि मोपला या मुस्लिम किसानों ने
एक शक्तिशाली जमींदारी विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वो आंदोलन किस राज्य में किया गया था? केरल में किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था, बंगाल में किया गया था और उत्तर प्रदेश में ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। केरल में जो है मोपला विद्रोह किया गया था किसानों के द्वारा, ठीक है, मुस्लिम के द्वारा ये सब किया गया था, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे तो लिखा है जो कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में सन 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिक बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के क्या किया था तो खिलाफ किया गया था, ठीक है। आगे चलिए 10 की बात करेंगे तो ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष जो लागू किया गया था? 1874 में, 72 में, 78 में और 76 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1878 में जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, है ना, तो इसको लागू किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला जो है अधिनियम कहा गया था ना। तो आप जो है सरकार का जो विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको मुंह बंद वाला अधिनियम कहा गया था, ठीक है। आगे ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राजा राम मोहन इसका क्या हो जाएगा तो ब्रह्म समाज का इसका क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त सन 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक अन्य समाज की स्थापना किया था, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था ना। शुरू में इसको ब्रह्म समाज सभा कहा गया था, लेकिन बाद में इसको ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था इनकी मृत्यु के बाद। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एक ब्रह्म पूजा का उपदेश दिया था। ब्रह्म समाज ने वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति क्या किया था तो उन्होंने जीवन को उच्चतम जो माना था, के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर सन 1837 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर उनकी समाधि अभी भी है। इस संस्था ने नया जीवन फूंकने और इसके एक आंदोलन के रूप में बढ़ने का श्रेय जो है देवेंद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है ना। इसके बाद जो है इनकी मृत्यु के बाद इस संस्था को किसने आगे बढ़ाया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई जिनका नाम जोरनाथ टैगोर था, इन्होंने जो इसको बढ़ाया था, ठीक है। आगे 12वां प्रश्न हमारा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तरुण सागर ने किया था, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो इसका रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है इनके जो शिष्य थे रामकृष्ण जी के जो शिष्य थे जिनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद था, इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किया था, ठीक है। सी जो ऑप्शन में इसमें देख सकते हैं कि जम्बू विजय लिखा है, उसके बाद गौर गोपाल दास लिखा है। तो अभी मैंने बताया भी था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था तो उनके चेले जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्तमान ये हावड़ा जिले में यानी पश्चिम बंगाल के बेलूर में किया था। इसी वर्ष सन 1909 ईस्वी में 1860 की सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसको क्या किया गया था तो पंजीकृत कराया गया था, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आशा फली थी, सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, उषा मेहता थी। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी में इनको जो है बनाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में, है ना। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। ये दूसरी जो है बनाई गई थी सरोजनी नायडू, ठीक है। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन 26 से 29 दिसंबर सन 1917 को कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था, जबकि सरोजनी नायडू जी को जिन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, उसके बाद वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1937 में जो है नलिनी सेन गुप्ता को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था 1933 के कानपुर अधिवेशन कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, जिसको हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, लोकमान्य तिलक थे, एम.एन. राय थे और एम.एम. लोखंडे, है ना? तो इसके उत्तर हो जाएगा, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय किए थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था और उन्होंने ये इसके अध्यक्ष, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने वर्ष 1920 ईस्वी में किया था, मुंबई में किया था। और इसका प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुआ था, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि मित्र मेला द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन था। खुदीराम बोस, विनायक सावरकर, शिशिर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना? तो मित्र मेला की बात करेंगे तो ये जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा, यानी विनायक सावरकर के द्वारा जो इसको जो है संपादित किया और एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। मित्र मेला सन 1899 में बी सावरकर, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। यह संगठन 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा, अभिनव भारत सभा में क्या कर दिया गया था, जिसको परिवर्तित हो गया था, ठीक है। आगे आगे वालों नेक्स्ट बात करेंगे तो किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पे जाना जाता है? मैडम भिकाजी कामा को, एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को और उड़ा आसफ अली को, ना? इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है कि इन्होंने जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है भारतीय झंडे को फहराया था, है ना? इसलिए इनको जो है भिकाजी कामा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं, इसका डिस्कस। मैडम भिकाजी कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थे। उन्होंने यूरोपीय एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 ईस्वी में इन्होंने स्टुटगार्ट की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। वो विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली प्रथम भारतीय थे। उन्होंने भारतीय क्रांति की माँ के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया गया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के रूप में जो है इसके विचारों को क्या कर दिया गया था, इसको अपनाया गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के आग्रह पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की क्या करना है? तो स्थापना करना है। क्या करना है? तो स्थापना करना था, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू की थी। साबरमती आश्रम, दांडी आश्रम, सूरत आश्रम, यरवदा आश्रम, है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साबरमती आश्रम इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर यानी 241 मीटर की यात्रा 5 मार्च को दांडी यानी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित पहुंचे थे, जहाँ 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून भंग कर सबने अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया था? तो आरंभ कर दिया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 19 की। जलियांवाला बाग नरसंहार ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटा दिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, है ना? इसके उत्तर की बात करें तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसी को देख करके जो है इन्होंने क्या कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि जो उन्होंने क्या कर दिया था? तो लौटा दिया था, ठीक है। आप इसमें चाहेंगे तो बाद में देख सकते हैं कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, एक सैफुद्दीन किजली थे और डॉक्टर सतपाल मलिक थे, की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी का दिन था। उसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां ब्रिगेडियर जनरल डायर ने रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने नियति शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाकर लगभग क्या कर दिया था? तो सैकड़ों लोगों की जान ले लिया था या हत्या करवा दी। इसी घटना को जांचते हुए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को अपना उपाधि जो है नाइटहुड क्या कर दिया था? तो लौटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट,
जलियांवाला बाग नरसंहार, काकोरी ट्रेन डकैती और चौरी चौरा घटना, है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के बाद जो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। ठीक है, अब इसमें देखिए कि बताया गया है कि 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड में से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। 12 फरवरी सन 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक के आंदोलन में इसको क्या कर दिया था, तो इसको स्थगित कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने जो लगभग 20 एमसीक्यू के रूप में दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्नों को अध्ययन किया है। ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी लगातार। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।